है जहाँ पे जीनोम सैंपलिंग की जाती है, जिसके ज़रिए ये पता लगाया जाता है कि कौन सा स्ट्रेन, कौन सा म्यूटेशन है जो इस वक्त भारत में मौजूद है, और अगर कभी ओमिक्रॉन भी आएगा तो उसकी सैंपलिंग भी यहाँ पर की जा सकती है, सक्षम है। सर, आपसे पूरा प्रोसेस जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी मशीनों से किस तरीके से सीक्वेंसिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे मेजरली टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशीन है। इसको बोलते हैं नोवासिक 6000 मशीन। ये एक हाई थ्रूपुट नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग प्लेटफॉर्म है। इसके द्वारा हमें इजीली अबाउट 3000 कोविड जीनोम्स इन अबाउट 48 आवर्स टू 72 आवर्स के अंदर में, 3 दिन के अंदर में हम करा सकते हैं। शेयरिंग सबके साथ होती है क्योंकि सुपर कंप्यूटर्स भारत में बहुत कम है जो इतने बड़े डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सके, जिससे 48 घंटे के अंदर 3000 रिपोर्ट्स आ जाए। कि देखिए, कोरोना जीनोम ना बहुत छोटा होता है कंपेयर टू जैसे ह्यूमन जीनोम ले लीजिए, ठीक है। तो इसके लिए इतना बड़ा कुछ सुपर कंप्यूटर की जरूरत है नहीं है, ठीक है। सिंपल सा हमारा जो वर्क स्टेशंस होते हैं, ठीक है, वो भी चल जाते हैं, जो सब इंस्टीट्यूट्स के पास अपने अपने हैं। तो अपने अपने ही वो सीक्वेंस करते हैं, अपने ही एनालिसिस करते हैं। अगर आप थोड़ा सा दिखा सके कि कैसे जो आरएनए है वो इसके अंदर इनपुट किया जाता है और कैसे सब कुछ होता है, सीक्वेंसिंग कैसे ऑटोमेशन की। देखिए, इसको खोल के दिखाने का मैं रेकमेंड तो करूंगा नहीं, ठीक है, बल्कि आपको मैं और कुछ दिखा सकता हूं। तो होता क्या है कि जब आप पेशेंट से आप वीटीएम में स्वाब्स निकालते हैं, वो स्वाब्स को से आरएनए आइसोलेट करते हैं और वो आरएनए को लाइब्रेरी प्रिपरेशन बोल के एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है, वो करते हैं। उसके बाद में ये जो आप देख रहे हो ना, मेरे पास है जो ग्लास का एक छोटा सा स्लाइड है, ठीक है, ये इसको फ्लो सेल बोलते हैं, ठीक है। ये एक माइक्रोफ्लूइडिक डिवाइस होता है जिसके अंदर वो लाइब्रेरी जो हमने आरएनए का बनाया था, कोविड वाला आरएनए का, उसको इसके अंदर हम माइक्रोफ्लूइड के थ्रू फ्लो कराते हैं और ये जाता है इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, ठीक, इसके अंदर चला जाता है और इस पे सीक्वेंसिंग होती है। तो सारा कुछ इसमें माइक्रोफ्लूइडिक्स बेस्ड नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। जैसे आपने 3000 बताया, आप 3000 सैंपल्स तो 3000 अलग अलग लोगों के होंगे, तो कैसे पता चलेगा कि किस पर्टिकुलर व्यक्ति के अंदर कौन सा म्यूटेशन, कौन सा स्ट्रेन है? गुड क्वेश्चन। तो जब हम आरएनए आइसोलेट करते हैं ना, जो मैंने बोला कि लाइब्रेरी प्रिपरेशन बोल के हम एक स्टेप उसमें रखते हैं, उसके अंदर ना सबको एक छोटा सा एक एड्रेस सीक्वेंस दे देते हैं, उसको इंडेक्सिंग बोलते हैं। तो 3000 का 3000 यूनिक एड्रेस सीक्वेंस होता है, ठीक है, ताकि जब ये सीक्वेंसिंग हो जाए और कंप्यूटर में एनालिसिस होता है ना, उसके बाद में हमें एड्रेस को वापस पढ़ते हैं और हमें पता रहता है कि कौन से पेशेंट का कौन सा एड्रेस था। अगर हाइपोथेटिकली बात करें, मान लीजिए एयरपोर्ट से कुछ ऐसे सस्पेक्ट आते हैं जो साउथ अफ्रीका या किसी और हाई रिस्क कंट्री से आते हैं, तो उसमें ऐसे सीक्वेंसर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि उन्हें आइसोलेट किया जा सके, उनकी पूरी चेन को ब्रेक किया जा सके। हाँ जी, तो हम बेसिकली इसको हम टाइम क्रिटिकल इवेंट्स के लिए यूज करते हैं। टाइम क्रिटिकल इवेंट्स माने जहां पर कोई क्वारंटीन में है, कोई ट्रैवलर्स, या कोई हॉस्पिटल में इन्फेक्शन क्लस्टर्स में स्प्रेड हो गई, या कोई मोहल्ला में बहुत सारा इन्फेक्शन हो गया, हॉस्टल्स में हो गए, तो वो टाइम क्रिटिकल इवेंट होता है क्योंकि उसका आंसर चाहिए होता है, ठीक है। आप लोगों को बंद नहीं करके रख सकते हैं। तो उस केसेस पे 48 सैंपल्स हम इस पे 24 आवर्स के अंदर डाल के इसका रिजल्ट्स निकाल के हम कम्युनिकेट कर देते हैं। छोटे कंप्यूटर जिस तरीके से काम करते हैं, लैपटॉप वगैरह, उसका एक बड़ा रूप है क्योंकि यहाँ पर ये सुपर कंप्यूटर के एक भाग के रूप में काम करता है ताकि बहुत ज्यादा जनरेट किया हुआ डाटा एक साथ एनालिसिस करके बहुत जल्दी से जल्दी बताया जा सके कि यहाँ पे जो म्यूटेशन है वो कौन सा म्यूटेशन है, किस तरीके से वो फैल सकता है, उसके बारे में जांच से पहले उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। वो यहाँ पर इन कंप्यूटर्स के जरिए किया जाता है।